वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल बेसिक कोडिंग। और आई होप आप सब लोगों की सी की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, मैं उसके आंसर सीरीज जल्दी ही बना दूंगा। 2-3 दिन आप लोग उसके बनाओ, उसके बाद फिर मैं आंसर सीरीज जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वो कंस्ट्रक्ट्स कंप्लीट कर लिया था। तो अब बात करते हैं हमारे जो ये बेसिक प्रोग्राम है उसके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसे पहला लाइन देखो आप, लाइन 1 में लिखा हुआ है इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड ओपनिंग एंगल और क्लोजिंग एंगल के बीच में stdio.h, ठीक है। तो ये हमारा लाइन है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इस लाइन को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब इसका काम क्या है? अब देखो ये हैशटैग इंक्लूड, मतलब ये लाइन बता रहा है कि कुछ इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है? तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग एंगल के बीच में जो भी है उसे हमें इंक्लूड करना है। जैसे यहाँ stdio.h, ठीक है। तो ये stdio.h क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करता क्या है। वो हमारे प्रोग्राम में जितने भी इनपुट और आउटपुट वाले ऑपरेशन होते हैं उसे ये संभालता है। अगर ये हमारे प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं रहेगा तो हम कुछ भी इनपुट और आउटपुट वाले ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको इसे करके दिखा भी देता हूँ, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। मतलब अब ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट बन गया है। आप देखो यहाँ पर printf जो हमारा आउटपुट का काम जो करता है, प्रिंट मतलब आउटपुट का काम और scanf से हम लोग इनपुट लेते हैं। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है printf और scanf दोनों ही वर्क नहीं करने वाले हैं। यहाँ ऑलरेडी जैसे ही मैंने यहाँ पर ये अभी इंक्लूडेड है, देखिए ये ग्रे है मतलब अभी नो एरर। मैंने इसे कर दिया कमेंट आउट तो फिर ये रेड बन गया मतलब एरर, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो वर्क कर रहा है, हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट कर रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है, हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा कंपाइलर है सी लायंस ऐप का, वो थोड़ा स्मार्ट है। वो इसे इंटरप्रेट कर लेता है कि हाँ ये प्रिंटफ काम करेगा। अब जैसे मैं एक और चीज यहाँ पर करता हूँ, तो मैंने यहाँ math.h को इंक्लूड कर दिया। अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो मैं रन करता हूँ अब अपने प्रोग्राम को। यहाँ पर देखो आप, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है और 8.00000, ठीक है। तो ये जो पावर फंक्शन है ये हमेशा आउटपुट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में ही देता है, मतलब डेसिमल पॉइंट नंबर में देता है, इंटीजर में नहीं देता है। ये इसका डेटा टाइप फ्लोट होता है। डेटा टाइप क्या होता है मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा आगे। और इसकी टेंशन आप मत लें, ये मैंने क्यों लिखा है मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारा, ओके। तो अब आप समझ गए कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का क्या मतलब है, इनका प्रोग्राम में होना कितना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो हमें हमेशा एरर दिखाने वाला है। मैं math.h को एक्सक्लूड कर दिया हूँ प्रोग्राम से, तो यहाँ पर पावर रेड हो गया मतलब कुछ एरर है। अगर मैं इसे भी एक्सक्लूड कर दूँ तो हमारा प्रिंटफ भी रेड हो गया मतलब फिर से कोई एरर है। मैं इसे जैसे ही इंक्लूड कर दूंगा प्रिंटफ आ गया वापस, इसे भी इंक्लूड कर दिया तो पावर फंक्शन भी आ गया वापस। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का ये काम होता है। बहुत सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, सबके बारे में आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा प्रोग्राम करते करते। बट ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, stdio.h और math.h, बिकॉज इसका यूज आप सबसे ज्यादा करने वाले हो अपने प्रोग्राम में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये बस एक कॉन्सेप्ट है, मतलब जिसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा जो सी लैंग्वेज है या कोई भी प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रोग्राम स्टार्ट करो तो वो यहाँ से स्टार्ट कर दे या यहाँ से स्टार्ट कर दे या एंड से स्टार्ट कर दे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लाइन बाय लाइन करता है। यहाँ पर आप लाइन की नंबरिंग देखो 1 से लेकर 9, तो पहले वो लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट करेगा, इंक्लूड stdio.h पढ़ेगा और stdio.h को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर देगा। इसका जो भी काम है फिर वो होने लगेगा। फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, हमारा इंक्लूड डॉट मैथ इंक्लूड हो जाएगा हमारे प्रोग्राम में। फिर मैथ के सारे फंक्शंस को आप यूज कर पाओगे। फिर थर्ड लाइन की तरफ बढ़ेगा, थर्ड लाइन एम्प्टी है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा उस लाइन में। फिर फोर्थ लाइन में आ जाएगा इंट मेन फंक्शन, ये ब्रैकेट का लास्ट में पैरेंथेसिस का मतलब होता है ये मेन फंक्शन है।
फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, अभी अभी के लिए बस आप इतना समझो कि फंक्शंस वो होते हैं। फंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ काम करना, उसका कुछ काम है, उसका कुछ एट्रीब्यूट है। जैसे कार का क्या फंक्शन है? ड्राइव करना, हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करना, तो वो उसका एक फंक्शन है। एक पेन का क्या फंक्शन है? लिखना। एक कॉपी का फंक्शन क्या है? नोट उतारना। तो उसी तरह किसी भी चीज का फंक्शन कुछ उसका काम होता है। तो हमारे यहाँ पर मेन फंक्शन का भी कुछ काम होगा। क्या काम होगा? जो भी ये यहाँ पर ओपनिंग करली ब्रैकेट्स और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बीच में जो भी लिखा है वही इसका वर्क है। तो यहाँ पर जैसे क्या वर्क है? प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड करना और प्रिंट करना 2⁻³ तो हमारा इंट मेन फंक्शन पहले 4 नंबर लाइन पे आया, तो यहाँ पर हमारा जो कर्सर है वो अंदर अंदर चल जाएगा। फिर 5th नंबर लाइन एग्जीक्यूट होगा हमारा प्रिंट एफ वाला। फिर 6th एग्जीक्यूट होगा, फिर 7th एग्जीक्यूट होगा, फिर 8th एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद प्रोग्राम के बाहर। मतलब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप बीच में भी कहीं से भी कोई भी लाइन में चल जाओ। कंपाइलर वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करता, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते जाता है हमारा प्रोग्राम को। अब ये भी डिपेंड करता है कि कहाँ कैसे एग्जीक्यूट होगा। अब जरूरी नहीं है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? मैं कोड लिख लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने यहाँ पर एक कोड लिख लिया है। इसे आप समझने की कोशिश करना कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता कैसे है। ठीक है, हमारा जो कंट्रोल है वो पहले ये लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट करेगा, stdio.h को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेगा। फिर वो दूसरी नंबर लाइन पे चला जाएगा, इंक्लूड math.h को वो इंक्लूड कर लेगा। थर्ड लाइन एम्प्टी है तो वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फोर्थ लाइन पे जैसे ही आएगा, अब आप बताओ सोच के कि ये एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा। अगर आप सोच पा रहे हो तो आप सही हो, ये एग्जीक्यूट नहीं करने वाला है। क्यों? मैं आपका रीजन थोड़ा सा बाद में बताने वाला हूँ। 5th नंबर लाइन भी नहीं एग्जीक्यूट करेगा। अब इसका रीजन तो आपको पता होगा, क्योंकि अगर 4th लाइन ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये भी एक फंक्शन है। बिकॉज सम के बाद आप देखो यहाँ पर एक ओपनिंग ब्रैकेट और यहाँ पर एक क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये एक बेसिकली एक फंक्शन बन गया। तो फंक्शन के अंदर जो भी लाइन लिखा हुआ है हमारा रिटर्न ए प्लस बी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। 6th लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये भी एक फंक्शन का पार्ट है। 7th लाइन खाली है तो एग्जीक्यूट होने वाली बात ही नहीं है। 8th लाइन पे आया तो हमारा मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई ये फंक्शन क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इंट सम वाला फंक्शन क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ और इंट मेन क्यों हो गया। मैं आपको इसके रीजन बताऊंगा आगे। फिर 9th लाइन हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट कर देगा। 10th लाइन आएगा। 10th लाइन आप पढ़ो ठीक से क्या लिखा हुआ है। प्रिंट एफ स्लैश डी को फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मैं बाद में बताऊंगा इसका काम क्या है। सम, ये सम आप देख रहे हो और ये सम देख रहे हो आप, दोनों सेम है। तो इसे हम बोलते हैं एक तरह से पास बाई फंक्शन या फिर कॉलिंग ऑफ फंक्शन इसे हम बोलते हैं। तो कॉलिंग ऑफ फंक्शन में बाद में बताऊंगा आपको ये क्या होता है, पर बेसिकली आप समझ लो कि सम में के अंदर जो एक 2 लिखा है एक 3 लिखा है, तो ये जो 2 है वो जाके ए में स्टोर हो जाएगा और 3 जाके बी में स्टोर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स करने की कोई जरूरत नहीं। अभी अब बस सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार। बाद में जब फंक्शन कॉल हम लोग पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा ये क्या होता है, ये 2 ए में क्यों स्टोर हो जाएगा, 3 बी में क्यों स्टोर हो जाएगा। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि ये होगा। तो 2 हमारा चला जाएगा ए में, 3 हमारा चला जाएगा बी में। तो हमारा जो सम फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, मतलब बुलाया जा रहा है मेन फंक्शन की तरफ से। मतलब मेन फंक्शन बुला रहा है सम फंक्शन को कि भाई तुम कुछ काम करो, तुम्हारा जो फंक्शन है वो करो। तो इसका क्या फंक्शन है? ए प्लस
बी करना, तो ये a प्लस बी कर देता है। तो a प्लस बी करेगा तो इसे क्या मिलने वाला है, 2 + 3 यानी 5 मिलने वाला है इसे। अब 5 को ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। रिटर्न कहाँ करेगा, जहां से ये कॉल हुआ था। कॉल कहाँ से हुआ था, मेन फंक्शन से, सम की जगह पर। तो अब ये जो पूरा लिखा हुआ है, जो ये ब्लू में पूरा अंडरलाइंड है, उसके जगह पे ये 5 आ जाएगा। तो आप समझो कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन मैंने बोला, तो ये जरूरी नहीं है कि 1 से लेके 15 तक पूरा एग्जीक्यूट ही करेगा लाइन बाय लाइन। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे कॉल हो रहा है, प्रोग्राम का फ्लो क्या है। तो मेन फंक्शन का एक जरूरी, मतलब आप ऐसा समझ लो कि ये फंक्शन ही है उसका। इट इज कॉल्ड विदाउट कॉलिंग, ऐसा आप कह सकते हो। मतलब इसे बुलाने की जरूरत नहीं है। इंक्लूड इंक्लूड वाले लाइन सब के बाद सबसे पहला इंट मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके अलावा कोई भी फंक्शन हो, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, जरूरी वो मैटर नहीं करता। आप बस इतना दिमाग में रखो कि इंट मेन फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला है। उसके बाद ही उसके अंदर जितने भी लाइंस आते हैं, कोई फंक्शन को कॉल किया गया, जैसे यहाँ पर सम को कॉल किया गया, तो फिर वहां पर सम पर जाके जो हमारा कर्सर है वो एग्जीक्यूट करने लगेगा, वहां से फिर लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन इसी तरह वर्क करता है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझाता हूँ। हमारा जो प्रोग्राम है, लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट किया, फिर 2 एग्जीक्यूट किया, 3 खाली है तो कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा, 4 एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये मेन फंक्शन नहीं है, और बिना बुलाए कोई भी फंक्शन काम नहीं करता है। तो इंट सम फंक्शन को किसी ने भी बुलाया ही नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। तो और इंट फंक्शन के अंदर जितने भी हमारे लाइन लिखे हुए हैं वो भी काम नहीं करने वाले हैं। रिटर्न a प्लस बी, ये वाला लाइन सब कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। और एम्प्टी लाइन तो ऑब्वियसली वो कुछ है नहीं, तो वो एग्जीक्यूट करता ही नहीं है। 8 नंबर लाइन पे जैसे आया तो वो इंट मेन फंक्शन को पढ़ा कि हाँ, यहाँ पर मेन फंक्शन है, मतलब इसका प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है, हमें इसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है। तो वो मेन फंक्शन के अंदर घुसा, पहला लाइन प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, फिर अगले लाइन में चल गया। यहाँ पर अब एक फंक्शन बुलाया गया, सम फंक्शन को। तो अब बुलाया गया तो हमारा जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है वो सम फंक्शन को खोजता हुआ लाइन नंबर 4 पे आएगा। लाइन नंबर 4 पे आके इंट सम से मिल गया, वो फंक्शन मिल गया जिस ना यहाँ फंक्शन का नाम था सम। यहाँ पर देख लो आप, हाईलाइटेड भी होगा लाइट येलो कलर से। तो सम उसे मिल गया, तो वो फंक्शन को कॉल कर दिया गया। कहाँ से, मेन फंक्शन से कॉल लगाया गया। तो वो अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेगा फिर से। इंट ए और बी, इंट ए और इंट बी, ए और बी में क्या स्टोर होगा, 2 और 3। कैसे स्टोर होगा मैं आपको फंक्शन कॉल जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये लाइन बाय लाइन प्रोसेस है। ए प्लस बी जो भी आएगा उसे वो रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न का काम क्या है कि जहां से फंक्शन कॉल किया गया था, ये ए प्लस बी को वहीं पे रिटर्न कर देना। तो हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन जैसे ही इस रिटर्न को पढ़ेगा, ए प्लस बी को लेकर रिटर्न कर जाएगा जहां से ये कॉल हुआ था, यानी सम पास ये रिटर्न कर गया। अब ए प्लस बी करने के बाद इससे 5 मिलेगा, तो सम ब्रैकेट में 2 3 ये सब की जगह वो 5 स्टोर कर देगा। फिर से अपना नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंटफ, क्योंकि वो यहाँ पर आ गया था, उसका अगला लाइन लाइन नंबर 11 ही होने वाला है, तो वो इसे एग्जीक्यूट करेगा। स्लैश एन है, मतलब वो लाइन चेंज कर देगा। फिर लाइन नंबर 12 में आएगा, एंड है, एंड प्रिंट कर देगा। फिर लाइन नंबर 13 में आएगा, फिर 14, फिर 15। तो ऐसे हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन वर्क करता है। इसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। हेलो वर्ल्ड हुआ, फिर मैंने कहा था ये सम प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर सम प्रिंट किया इसने, फिर एंड प्रिंट कर दिया। तो अब आप समझे कि मेरा मतलब क्या है बोलने से, कि हमारा जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। मतलब वो रैंडमली किधर भी जंप नहीं करेगा, वो लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट करेगा। और वो भी डिपेंड करता है कि अगर कोई फंक्शन कॉल हो गया तो कर्सर फिर हमारा जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है उस फंक्शन को खोजता हुआ जाएगा, फिर उसके बाद से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन चालू करेगा। अगर यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता तो क्या होता, ये चलते जाता, फिर इंट मेन होता नहीं, वो तब तक ये काम करता जब तक ये फंक्शन का लास्ट लाइन तक नहीं पहुंच जाता है।
यहाँ पर अगर रिटर्न ए प्लस बी नहीं होता तो यहाँ तक एग्जीक्यूट करता, और जैसे ही उसे क्लोजिंग ब्रेसेस मिलता, उसका मतलब कि ये पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पर खत्म हो चुका है, खत्म हो गया है। तो भाई जहां पर से तुम्हें कॉल लगाया गया था तुम वापस वहीं पे चले जाओ। अगर यहाँ पर रिटर्न नहीं होता, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर रिटर्न नहीं होता तो ये जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, ये पूरा फंक्शन को यानी कि फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन तक जाता, और यहाँ पर जैसे ही उसे क्लोजिंग ब्रेसेस मिलता, मतलब वो समझ जाता हमारा कंपाइलर कि यहाँ पर एक फंक्शन खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, जहां से इसे कॉल लगाया गया था, फिर यहाँ से ये अपना आगे का काम कंटिन्यू करेगा, मतलब लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 12 वाला काम ये करने लगेगा। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गए। मैंने बहुत डिटेल में इसे समझाया है। जब हम कॉलिंग ऑफ फंक्शन करेंगे तो मैं फिर से इसका जिक्र करूंगा कि ये कैसे लाइन बाय लाइन फंक्शन काम करता है फंक्शंस में। अभी मुझे लग रहा है आप लोग बहुत कोई नहीं समझ पाए होंगे कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन क्या है, भाई अचानक यहाँ पर क्यों चला जा रहा है। तो अभी अब बस आप इतना दिमाग में रखो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब ये मैंने किया तो मुझे दिमाग में आया, इसे हम रैपिंग ऑफ स्टेटमेंट्स बोलते हैं। मतलब आप बहुत अगर लंबे लंबे कोड लिख रहे हो तो आपको हौच पौच हो जाएगा, मतलब कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, किसका क्या काम है, तो आप इसे रैप कर सकते हो। ये जो एक सेगमेंट है हाईलाइट हो गया होगा, जैसे मैं कर्सर यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, इसे आप अगर क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। और ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है उसके अंदर थ्री डॉट, मतलब इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। आप इसे एक्सपैंड करोगे यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके तो ये एक्सपैंड हो जाएगा, इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है आपको विजिबल हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी सेगमेंट को रैप कर सकते हो साथ में। तो ये आपको प्रोग्राम एक तरह से नीट लगता है देखने में कि हाँ भाई ये बहुत एक नीट प्रोग्राम है। अगर आपको इसके अंदर के कंटेंट्स देखने हैं तो आप प्लस करो तो आप देख सकते हो वापस से। तो यहाँ पर हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन फिलहाल आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। अगर नहीं भी समझो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि मैं आस्की के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैंने नहीं बताया था, तो इस वीडियो में वो कवर में कर दे रहा हूँ। ये वाला टेबल मैंने पिछले ही डिस्क्रिप्शन में, पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया था, ये आस्की टेबल। तो इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस इतना याद रखो कि कैपिटल है स्टार्टिंग वैल्यू 65, जेड का वैल्यू 90, उसके बाद 65, 66, 67, बस काउंटिंग है। तो आप रेंज याद रखना कि 65 से लेकर 90 तक हमारा कैपिटल ए टू जेड होता है, वैसे ही 97 से लेकर 122 तक स्मॉल ए टू जेड होता है। नंबर 48 से लेके 57 तक होते हैं, 0 से लेके 9। इन सब का याद करने का आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बस बताने के लिए कि हाँ हर एक स्पेशल कैरेक्टर का कुछ आस्की कोड होता है, इसलिए मैं कुछ यहाँ पर दे दिया हूँ। और बहुत सारे होते हैं लेकिन इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि बस कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 से लेके 9, बस इनका आप आस्की कोड याद रखो। तो केस सेंसिटिव आप याद करो, मैंने आपको केस सेंसिटिव के बारे में कुछ बताया था कि केस सेंसिटिव होता क्या है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये क्यों होता है। तो मैं रीजन, उसका रीजन होता है आस्की। कैसे होता है वो बताता हूँ। कैपिटल ए मैंने लिखा, स्मॉल ए मैंने लिखा, तो इस कैपिटल ए का आस्की वैल्यू क्या है हमारे पास 65, स्मॉल ए का आस्की वैल्यू क्या है हमारे पास 97। ये होता है 65 और 97 में, बस कंफर्म कर रहा था। तो ए का वैल्यू 65 है और ए का वैल्यू 97 है। तो जब भी हमारा कंपाइलर ए पढ़ता है तो वो क्या करता है, वो कंपाइलर में ए नहीं भेजता है, वो उसका आस्की कोड भेजता है। वो ए को 65 में कन्वर्ट करता है, फिर 65 को वो भेजता है कंपाइलर में। तो अब ए की जगह हमारे पास, ए की जगह हमारे पास यहाँ पर 65 आ गया। ए नहीं है, वो कैपिटल ए, कंपाइलर कैपिटल ए नहीं पढ़ेगा, वो 65 पढ़ने वाला है, ठीक है। वैसे ही हमारा जो स्मॉल ए है उसका वैल्यू स्मॉल ए नहीं पढ़ेगा, वो 97 पढ़ेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या 65 और 97 इक्वल है? मैथमेटिकली क्या वो इक्वल है? नहीं है। 65 और 97 इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा जो ए है और स्मॉल ए है वो इक्वल नहीं दिखाता है। मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए का वैल्यू कंपाइलर के लिए अलग अलग है।
तो अब आप समझ गए होंगे, ज़रूर आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा होता है कि कैपिटल ए को अलग और स्मॉल ए को अलग क्यों ट्रीट किया जाता है। क्योंकि कैपिटल ए के साथ जो आस्की वैल्यू है वो 65 एसोसिएटेड है। जब भी कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो वो कैपिटल ए को 65 में कन्वर्ट कर देगा और स्मॉल ए को 97 में, फिर उसे कंपेयर करेगा। 65 इक्वल टू 97 कंडीशन गलत, ये नहीं हो सकता। इसलिए दिखाता था नॉट सेम, वो प्रोग्राम याद करो नॉट सेम वाला। तो इसलिए वहां पर दिखाया था नॉट सेम, क्योंकि 65 और 97 भाई बराबर नहीं है। ओके। और कंपैरिजन के लिए ये इक्वल टू कंप्यूटर में, कंप्यूटर लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में आप यूज मत करना, क्योंकि ये इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। आप कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू यूज करना। कंप्यूटर अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो ये आप माइंड में बैठा लो। कंपैरिजन के लिए बहुत बच्चे सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं, मैं भी यूज करता था जब मैं पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहा था। लेकिन डबल इक्वल टू यूज होता है इक्वल टू कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो आस्की का ये इंपॉर्टेंस है। तो आई होप आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन और आस्की टेबल, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इसके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे सॉल्व करना, फिर मैं उसका आंसर सीरीज जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, बाय बाय।